जो वक्फ है वो कोई धार्मिक विषय ही नहीं है, ये एक सेकुलर फंक्शन है। इस कानून को अगर खत्म होता है तो पुराने वाला कानून लागू होगा। लोग अपना हौसला ना खोएं, हम लोग अम्बेडकरवादी तैयार हैं, हमने प्लान बी बना रखा है। अली खान साहब का क्या नुकसान हुआ है ये आगे आने वाला समय बताएगा। जीत के लिए काम होगा तो जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि हम लोग सही हैं, हमारे साथ सबूत है, हमारे साथ सच्चाई है, हमारे साथ संविधान है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। वक्त संशोधन बिल पार्लियामेंट में भले ही पास कर दिया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चाएं लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार वक्त संशोधन बिल को जहां एक तरफ रद्द करने की मांग की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ तमाम दलीलें भी जा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्रोफेसर अली इन दिनों बहुत सुर्खियों में बने हैं। उनका सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करना इतना ज्यादा उन्हें महंगा पड़ जाता है कि प्रशासन उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही कर लेता है। इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उसके साथ ही साथ प्रोफेसर अली की क्या कुछ अपडेट है, सारी चर्चाएं करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करना चाहूंगी। शुक्रिया। वक्त संशोधन बिल पर बीते 2 दिनों से कोर्ट के अंदर क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमारी तरफ से जितने वकीलों ने बात की, जो वफ़ की तरफ से, उसमें कपिल सिब्बल साहब ने करीब 75-70-75% दलीलें रखी, टाइम जो मिला था, और उसके बाद सिंघवी साहब ने, उसके बाद चंद्र उदय साहब ने और हुज़ैफ अहमदी साहब ने। तो ये कपिल सिब्बल साहब, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, वो वफ़ को बचाने के लिए कोई कारगर बहस कर नहीं पाए, लेकिन सिंघवी साहब ने, चंद्र उदय साहब ने और जो हुज़ैफ अहमदी साहब हैं, उन्होंने, हालांकि उनको तीनों को मिलकर ही टाइम बहुत कम मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कमियां, बहुत बड़ी बड़ी कमियां रह गई थी, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की। तुषार मेहता साहब ने 2-3 विषय रखे। तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे देश के, 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, वो उन्होंने कहा कि पहली बात ये कि जो इस पक्ष से जो बहस हुई है वो चीज़ों को एक्सपेंड करने की बात है, और वो एक तरीके से ये बोल रहे थे कि जिन 3 विषयों पे बात शुरू हुई थी, जिस पे हमने जवाब फाइल किया है भारत सरकार ने, उसी का ही जवाब 3 विषयों का फाइल किया है, बाकी चीज़ों का हमने जवाब ही फाइल नहीं किया। यानी कि वो कुछ और टाइम भी रिटर्न नोट मांगने का मांग रहे थे। एक बात तो ये महत्वपूर्ण। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो वक्फ है वो कोई धार्मिक विषय ही नहीं है, ये एक सेकुलर फंक्शन है, तो इसलिए सरकार को दखल देने का पूरा इख्तियार है, और धारा 25-26 इसके रास्ते में नहीं आती। तो ये उनका बहस थी। और तीसरी बहस ये थी कि क्योंकि ये पार्लियामेंट ने पास किया है कानून, तो इसमें अदालतों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ा, इस तरीके का बहुत बड़ा अत्याचार या बहुत ही बड़ा कुछ संविधान के विरुद्ध कार्य एक्ट में से प्रथम दृष्टया नज़र ना आ सके। तो ये मुख्य रूप से उन्होंने 3 बातें अपनी रखी, और ये कहा कि ऐसा कोई भी चीज़ ये पक्ष दिखाई नहीं पाया जो इस कानून को ख़त्म कराना चाहता है। ये मुख्य रूप से बहस मोटा मोटा अगर देखी जाए तो ये। तो तुषार मेहता साहब ने जिस प्रकार से कहा कि ये तो आस्था का ही मुद्दा नहीं है, तो क्या बात वहीं खत्म हो जाती है? क्या ये मुसलमानों के लिए आस्था का विषय नहीं है? अब यही तो दुर्भाग्य या भाग्य की बात है कि आस्था का विषय क्या है या नहीं है, ये सरकार की तरफ से बताया जाएगा। जो धार्मिक हमारे स्क्रिप्चर्स हैं या जो धार्मिक जो हमारी आस्थाएं हैं, वो सरकार बताएगी हमें। यही तो दुर्भाग्य की बात है जो, लेकिन अब है तो है ही। इसका जवाब तो हमारी लीगल टीम को अब कल देना पड़ेगा, जो देंगे भी मेरा ख्याल है। लेकिन बात यही है कि आस्था का विषय तो वही बताएगा ना जिसकी आस्था है, सरकार को थोड़ी पता होगी ये सब बातें। तो आप बताइए जनता को, अगर आस्था का विषय है तो क्यों, कारण दीजिए। देखिए, जो आस्था का विषय इसलिए है कि अगर हमारे यहाँ जो माना जाता है बात कि अगर इस लाइफ के बाद दूसरे लाइफ में जाके आपको अल्लाह ताला की जो रज़ामंदी है या उनकी खुशनुदी है हासिल करनी है, तो आपको कुछ अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। तो दूसरों की मदद, परोपकार जो है, एक धार्मिक कर्तव्य है हर एक मुसलमान का, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी गरीबों को देना एक धार्मिक कर्तव्य है।
जैसे कि इंसाफ और बराबरी के लिए, सबके लिए इंसाफ, सबके लिए बराबरी, सबकी बंधुता के लिए खड़े रहना हर एक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। उसी प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी में से दान करना, जैसे ये भी दान करते हैं ना, ये जो ज़कात दी जाती है हर साल 2.5% दी जाती है, उसी प्रकार से दूसरे लोगों की, गरीबों की, बेवाओं की, दूसरे धार्मिक कार्यों की के लिए अपनी प्रॉपर्टी देना एक धार्मिक कर्तव्य है। अब लेकिन मनुवादी मानसिकता के लोग इस बात को क्या समझेंगे, जो देना नहीं लेना ही जानते हैं। ये है बुनियादी बात। कल एक और दलील देखने को मिली, बताया गया कि किस प्रकार से सीजीआई ने कपिल सिब्बल से जब रजिस्ट्रेशन पे सवाल किया तो वो जवाब तक नहीं दे पाए उसका। देखिए, मेरा कपिल सिब्बल साहब के बारे में जो टिप्पणियां हैं, जो हमारे वाले वीकर सेक्शंस के केस होते हैं, जो बहुजन समाज के केसेस होते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 100% केसेस हारते हैं, सारे केसेस हारते हैं, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का केस कर रहे हैं तो वो बड़ी संख्या में वो केस जीतते हैं। वजह क्या है, इस पर जाएं, लेकिन मैं इस केस के बारे में और दूसरे केसेस के बारे में ये बता सकता हूँ कि उन्होंने इस केस के बारे में भी कोई जीतने लायक बहस की नहीं है। हारने लायक बहस तो बहुत की है उन्होंने, लेकिन एक सिस्टम है जो बना हुआ है, और उस सिस्टम को जब तक हम लोग नहीं तोड़ेंगे, वीकर सेक्शंस जो है अपना न्याय अदालतों में हासिल नहीं कर पाएंगे। अब मैं उसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 70 से ज़्यादा पिटिशंस बता रहे हैं फाइल हुई। 5 लोगों को ऐसा चुनने की कौन सा फॉर्मूला है दुनिया में कि 5 लोग ही बहस करेंगे? ये बुनियादी जो असूल हैं कानून के, हर एक व्यक्ति को अपना केस रखने की इजाज़त होनी चाहिए। 5 लोग ही वो केस रखेंगे। अब ये हो गया। उसके बाद 5 लोगों में से भी 70% टाइम कपिल सिब्बल साहब को मिलेगा। और कपिल सिब्बल साहब के बारे में हमारे उलेमाए सू जो हैं, अरशद मदनी साहब, ये बोलते हैं कि वो 15-15 लाख रुपए फीस लेते हैं हमसे। तो एक तरफ तो फीस इकट्ठी हो रही है उनके नाम पे, देते हैं या नहीं देते हैं वो एक अलग विषय है, और फीस इकट्ठी हो रही है। दूसरा, जो ये 90% से या 95% से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन जो फाइल की, वो स्वयं वक्फ की प्रॉपर्टीज पे किसी ना किसी तरीके से अधिकार जमाए बैठे हैं। अब कोई व्यक्ति जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे अधिकार जमाए बैठा है, उसने केस डाला है, तो वो क्या किस चीज़ से उसे खुशी मिलेगी? इस कानून को अगर ख़त्म होता है तो पुराने वाला कानून लागू होगा। उसमें क्या था? 3 साल की सज़ा और कैद बामुशक्कत, यानी कि चक्की पीसने वाली बात जो सिंबॉलिकली कही जाती है, और गैर जमानती ऑफेंस था, 3 साल तक की सज़ा थी पुराने वाले कानून में। तो जिस व्यक्ति ने वक्फ की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, और ये 95% से ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं इसमें, जिन्होंने चाहे राजनीतिक नेता हों हमारे या धार्मिक नेता हों, तो अब वो ये चाहेंगे कि 3 साल तक, मजाक में बता रहा हूँ, चक्की पीसनी पड़े और ज़मानत ना उनकी, या 6 महीने तक की सज़ा हो और ज़मानत भी आसानी से हो जाए। दोनों में से कौन सी चीज़ उन्हें ज़्यादा खुशी करेगी? तो वो तो लोग चाहते ही हैं कि नया कानून लागू हो जाए, मुंह दिखाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कहें। अब जो ये लोग 95% से ज़्यादा लोग जो पिटिशनर्स हैं, जो वादी हैं इस केस में, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे बैठे हुए हैं, उनको कौन सी चीज़ पसंद आएगी? पहला कानून जिसमें 12 साल से ज़्यादा भी अगर आप नाजायज़ कब्जा करके बैठे हो तो वक्फ की प्रॉपर्टी खाली कराई जा सकती है कानूनी केस दर्ज करके, या नया कानून जिसमें अगर 12 साल तक आपने किसी भी धोखाधड़ी करके, चुपचाप करके, फ्रॉड करके बैठ गए, और अगर किसी भी कमज़ोरी की वजह से, और वक्फ बोर्ड के अंदर तो कितने ईमानदार या बेईमान लोग होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको रिश्वत दे के या जैसे भी, आपने मुकदमा ही नहीं डलवाया खाली कराने का 12 साल तक, तो आप तो उसके हज़ारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। तो ये जो लोग बैठे हैं, ये नया कानून चाहेंगे या पुराना कानून चाहेंगे, ये मैं आपके दर्शकों की समझ पे ही छोड़ना चाहता हूँ। ये हो रहा है वहाँ, लेकिन फिर भी बेंच अच्छी है, जैसा कि वकीलों में आपस में कहा जाता है ना, बेंच अच्छी है या कैसी है, तो अच्छी बेंच है। ये 3 लोगों ने अच्छी कुछ बातें रखी, हालांकि तो पूरी तो नहीं। ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने, और ये चंद्र साहब ने, और हुज़ैफ अहमदी साहब ने। अब देखिए क्या होता है, लेकिन लोग अपना हौसला ना खोएं। हम लोग अम्बेडकरवादी तैयार हैं, हमने प्लान बी बना रखा है, अदालत में भी के लिए भी प्लान बी, कुछ भी फैसला है, हौसला नहीं हारना है। हाँ, हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और आंदोलन के भी ज़रिए सभी वीकर सेक्शंस को, खास तौर पे जो सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध जो लोग हैं, और SC ST लोगों को लेकर हम एक आंदोलन भी करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बौद्ध गया के लोग भी उसमें जुड़ेंगे, और आंदोलन प्लस अच्छा केस, हम लोग ये कानून है इसका इफेक्ट जो है कम भी करेंगे, और अच्छा कानून लाने के लिए भी आंदोलन करेंगे।
वक्त संशोधन बिल पर अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ये कहते हैं कि कपिल सिब्बल इतनी मजबूती से तर्क नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो क्या तर्क हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि आप लोग सत्ता पक्ष से जीत सकते हैं। देखिए, अब मैं अभी बता दूं आपको, ताकि तुषार मेहता साहब कल जाके बहस करें। इतना बेवकूफ़ मैं नहीं हूं। तो प्लान बी और स्ट्रैटेजी तो नहीं बताऊंगा। हाँ, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे इनडायरेक्टली मैंने जो वकील थे बहस करने वाले उन तक पहुंचा दिए हैं। अब कपिल सिब्बल साहब ने उन पॉइंट्स पे ज़्यादा कुछ बहस की नहीं है और उनको शायद ब्रीफिंग भी अच्छी नहीं मिल रही है। ये भी मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आप किसी भी अच्छे वकील से बात कर लीजिए, वो आपको यही बोलेगा। और आज तो काफ़ी चर्चाएं भी चल रही थी कि क्या कर रहे हैं कपिल सिब्बल साहब के बारे में साफ तौर पे। पर ठीक है, अब वो बड़े वकील हैं, सबसे बड़े वकील हैं, तो हर एक व्यक्ति को उन्हीं के पास जाना है। और जाना है तो फिर क्या होना है, वो हिस्ट्री देखनी नहीं है, जो 100% हिस्ट्री है उनकी। तो ठीक है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम तोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। अच्छे लोग कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम टूटेगा तब असली न्याय मिलेगा भी। तो ये तर्क वितर्क से आपको क्या समझ आ रहा है कि वक्त संशोधन बिल पर क्या विपक्ष जीतेगा, या वो तमाम लोग जिन्होंने याचिका डाली है वक्त संशोधन रद्द करने के लिए, क्या जीत मिलेगी या नहीं? देखिए, वो तो शास्त्री जी ही बता सकते हैं, कोई मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो हुआ है, जिन लोगों ने अच्छी बात की है, अच्छी बात मैंने आपको बता दी, जिन लोगों ने नहीं की वो बता दी। तुषार मेहता साहब तो ज़्यादातर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी हिस्ट्री है जो अभी इसी केस में देख लें तो वो जजेस को इन्फ्लुएंस करने में अपनी पोजीशन की वजह से या जिस भी वजह से कुछ उनकी रजामंदी जो होती है या उनको कन्विंस करने में, अगर अंग्रेजी का लफ्ज़ बोला जाए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। वजह उसकी कोई भी हो सकती है, उस बारे में मैं आज इस इंटरव्यू में नहीं जाना चाहता। मैं जानना चाहूंगी कि आपने भी बीते 2 दिनों से लगातार खबरें देखी होंगी कि किस प्रकार से प्रोफेसर अली जो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट की वजह से प्रशासन उन पर कब्जा जमा लेता है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक व्यक्ति जो खुद प्रोफेसर हैं, इस देश में, लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र होकर क्या हम लोग अपनी राय भी नहीं रख सकते? ये आप मुझसे पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? ये मैं तो पूछ रही हूँ। ये तो माहौल है ही आजकल का। ये तो उतना सच है जितना सूर्य जो है ईस्ट से निकलता है, पूर्व से निकलता है, तो है ही। इसमें कौन सी नई बात है? आप अगर आरएसएस और बीजेपी के जो एक काडर नहीं है, उनकी आर्मी नहीं हो, ट्रोल आर्मी या दूसरी आर्मी, मतलब ट्रोल तो इसलिए है मीडिया का शब्द, मीडिया में जो लोग इंडल्ज करते हैं उनका शब्द है, जो दूसरी उनकी ट्रोल आर्मी, उसका हिस्सा नहीं हो। और ख़ास तौर पे जब आप इन लोगों की कमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी की निकालते हो, तो आपको ये अंजाम तो पता ही होना चाहिए ना। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? तो आपको उम्मीद थी कि प्रोफेसर अली को इस प्रकार से कब्जा जमा जाएगा या उन्हें जेल भेजा जाएगा? तो देखिए, हम लोग तो क्योंकि इन सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो वही व्यक्ति ये काम करे जो पूरी तरीके से अम्बेडकरवादी है, संविधानवादी है, संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। अगर वो आधे मन से करेगा तो उसका अंजाम तो यही होता है। तो उससे हमारे मूवमेंट को भी कमजोरी मिलती है, मेरा तो ये मानना है। अब जो अली खान साहब हैं वो तो बहादुर व्यक्ति हैं और उनके समर्थकों को भी बहादुर होना चाहिए और अपनी लीगल स्ट्रेटजी अच्छी बनानी चाहिए। अभी जिन व्यक्ति का मैं नाम ले रहा था, कपिल सिब्बल साहब का, वही इसमें वकील है। अब मेरा ये मानना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाना इस केस में, इस केस की नौयत को और मुश्किल बनाने के अलावा कुछ नहीं हासिल हुआ उन्हें, और जो आज पूरी दुनिया ने देख भी लिया। ये आराम से ट्रायल कोर्ट में जाते, वहाँ पे इन्हें बेल मिली जाती, आराम से बेल मिल जाती, क्योंकि एलिगेशंस कुछ है ही नहीं। इस मामले को इतना हाइप करा लिया और सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाइप भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट जाने से नुकसान ही होना था, और वही हुआ है। इंटरिम बेल ज़्यादा कोई इनके काम आएगी नहीं, ऐसा मेरा मानना है एज अ ट्रायल लॉ। जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बताइए एसआईटी हो गई, अब ये विजय शाह जी के बराबर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ भी एसआईटी बना दी, इनके खिलाफ भी बना दी, और इनका तो सारा इक्विपमेंट भी जब्ती हो चुका है। विजय शाह जी को तो ढूंढ ही नहीं पा रही है पुलिस, इनका फोन, लैपटॉप, ये सब चीज़ें जब्त भी हो चुकी हैं। अभी तक वो ऑर्डर शायद आया नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी जो ओरल टिप्पणियाँ जो प्रेस में आई हैं, वो तो सारे जो भी लोग आर्टिकल 19 का पालन करना चाहते हैं उनके ऊपर भी एक तरीके से एक सख्त टिप्पणी अदालत ने की है, जिसका मुझे तो कम से कम मुझे उचित नहीं लगा। संविधान के रूप से आर्टिकल 19 बहुत ऊपर है,
देश की सुरक्षा के खिलाफ जिन लोगों ने बोला उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट को इसी या तो ये विजय शाह जी वाले केस में या इस केस में स्वतः संज्ञान लेके उन सब लोगों को भी इसी में एक्यूज बना देना चाहिए था ना। अब वो नहीं हुआ तो ये ऐसा लगता है कि अली खान साहब के खिलाफ ही कुछ एक ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट हो गई। तो अब मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्या दोनों ही मामलों में, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से कब्जा जमाया गया है, क्या दोनों ही मामले में संवैधानिक तरीके से जीत मिलेगी या नहीं? देखिए, जीत के लिए काम होगा तो जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि हम लोग सही हैं, हमारे साथ सबूत है, हमारे साथ सच्चाई है, हमारे साथ संविधान है, कानून है। लेकिन अब आप गलत रास्ते पे जाओगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा ना। सुप्रीम कोर्ट जाना बिल्कुल ऐसे केसेस में, मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी, और सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट सीधे आना ही नहीं चाहिए। फिर भी जो लोग जाते हैं उनको मुबारक है। अब वो अगर इस ऑर्डर से अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं तो वाहवाही तो बहुत लोग लूट लेंगे कि हमने बेल करा दी, लेकिन अली खान साहब का क्या नुकसान हुआ है ये आगे आने वाला समय बताएगा। मैं तो बहुत सारी चीज़ें पहले बता ही देता हूँ। संभल के बारे में भी मैंने बताया था, संभल की मस्जिद का तो जो हुआ है आप सब लोगों ने देख ही लिया। तो देख लीजिए, पूरे मामले पर हमने खास बातचीत की है सुप्रीम कोर्ट के वकील से, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि अगर सही तरीके से ये दोनों ही मामलों को देखा जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान की ही जीत होगी। हालांकि ये दोनों ही मामले अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।